ये एक और मजेदार चीज है। विवाद से विश्वास में आते हैं हम पहले, बट उससे पहले हम लोग इस दो चीजों में आ जाते हैं, 148A और इसमें असेसमेंट मैटर्स में। वही जो मैंने रेलवे टिकट वाला एग्जांपल दिया ना, वो यहाँ पे भी सच बैठता है। खुद सरकार 3 साल पहले तक एक प्रोविजन चला रही थी, उसके बाद उसने खुद ने चेंज करके उसको 2 साल 3 साल के लिए 148 में लाया। फिर उनको अपने ही डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेशन आया कि सर हम 148 में इसको नहीं कर पा रहे, तब उन्होंने यू टर्न लेके वापस पीछे नहीं गए, एकदम पीछे चले गए। जो चक्र भी होते ना, पहले 158B था, ब्लॉक असेसमेंट इन इट्स ट्रू सेंस, फिर आया 153A और C जहां ब्लॉक असेसमेंट था बट ईयर वाइज, फिर उसको लाया गया 148 में कि 148 के साथ मर्ज कर दिया, फिर उसको वापस ले गया 158B में, यानी ब्लॉक असेसमेंट इन इट्स ट्रू सेंस। मतलब क्या है कि गोल गोल घूम रहे हैं सिर्फ। तो आज जिसके यहाँ सर्च होगी उसको ये नहीं पता कि मेरे ऊपर कौन सा लगना है। नहीं ठीक है, अभी तो पता है कि सितंबर के बाद वालों के ऊपर ये लगना, सितंबर के पहले वालों, तो सितंबर के पहले वाले बोलते हैं कि सर मैंने क्या गलती की। जब आपके डिपार्टमेंट वाले खुद बोल रहे हैं कि इसमें नहीं हो पा रहा है, तो हमारे साथ ये गुनाह क्यों? हमको भी नए वाले में डालो, बट वैसा कोई रूल है नहीं। अच्छा वैसा बोलना भूल गया, जो कैपिटल गेन के जितने चेंजेस थे ना, एवरीथिंग इज इफेक्टेड फ्रॉम 23 जुलाई इटसेल्फ, जिस दिन बजट अनाउंस हुआ। सरकार मान के चलती है कि आपको पहले से सारी इंफॉर्मेशन थी, अब आप जो भी करेंगे हमारे हिसाब से करेंगे। टाइम नहीं देना चाहते। वही तो, आपको पहले जिनके पास, जिनको टाइम देना चाहती थी उनको पहले से बता दी थी, उन लोगों ने पहले बेच लिया, आपको नहीं देना चाहती है टाइम। तो इस कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ 23 जुलाई के पहले का अगर एकदम एकदम। तो आईटीआर जिसको भरना है वो थोड़ा सा और ध्यान दे इस साल। डेट ऑफ सेल डालेंगे तो अपने आप लगेगा। डेट ऑफ सेल आप डालते कहाँ हैं? आप तो कंसोलिडेटेड फिगर डालते हैं। प्रॉपर्टी में तो डेट ऑफ सेल डालते अरे प्रॉपर्टी छोड़िए, आप बाकी का शेयर की बात कर लीजिए। प्रॉपर्टी तो आपके 20 में से एक क्लाइंट बेचता है, शेयर तो 20 में से 21 क्लाइंट करते हैं आजकल। आईटीआर में भी शेड्यूल अलग आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन भरना तो आप ही को सारा शेड्यूल है। वो बिफोर 23 और आफ्टर 23 आ जाएगा। आएगा सब कुछ, लेकिन भरना तो आपको पड़ेगा। सिस्टम जनरेट करेगा। एआईएस देगा। एआईएस से आप अभी कितना लेते हैं जो बाद में एआईएस देगा? नहीं एनजीओ एप्लीकेशन देगा वो। अच्छा, अब 148 और 148A, पहला सबसे बढ़िया और अच्छा चेंज, पहले क्या होता था ना, 3 साल और 3 साल के ऊपर का जो पीरियड था, 3 साल का खोलने के लिए आपको सीआईटी तक जाना पड़ता था अप्रूवल लेने के लिए, और जो 3 साल के ऊपर था उसके लिए तो आपको प्रिंसिपल सीआईटी तक जाना पड़ता था। मतलब वो मुखिया जिसके पास देश के सारे काम है, प्रिंसिपल सीआईटी इज अ मुखिया ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, से वेस्ट बंगाल और सिक्किम का एक प्रिंसिपल सीआईटी है, वो अपने सारे काम छोड़ के बैठ के साइन अप्रूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली कम्बरसम प्रोसेस था, टाइम टेकिंग था, बहुत सारे लिटिगेशंस होते थे। अब उन्होंने उसको सीधा प्रिंसिपल सीसीआईटी से, एक होता है ना पेड़ से सीधा गिरा के जमीन में फेंका है, सीधा एडिशनल कमिश्नर को दे दिया। मतलब मैं आपको रैंक बता दूं, प्रिंसिपल सीसीआईटी, उसके नीचे सीसीआईटी, उसके नीचे प्रिंसिपल सीआईटी, उसके नीचे सीआईटी, उसके नीचे एडिशनल। तो वहां से फेंका नीचे तक पहुंचा। तो सारा अप्रूवल हैज बीन डेलीगेटेड, अप्रूवल का अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड टू जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर, व्हाटएवर इट इज। फर्स्ट थिंग दैट। सेकंड थिंग, 148A में पहले एक इंक्वायरी का प्रोसेस हुआ करता था, कि जहां पे पहले बोला जाता था कि जो भी ऑफिसर है पहले इंक्वायरी करेगा बिफोर फ्रेमिंग एन ओपिनियन कि देयर इज अ रीजन टू ओपन, और फिर शो कॉज नोटिस इशू करता 148A में। अब बोलता है नथिंग डूइंग, आपको इंक्वायरी करना ही नहीं, आप सीधा शो कॉज भेजो, और शो कॉज पे आपको रिप्लाई करना है। रिप्लाई आपने माना तो ठीक, नहीं तो 148A3, पहले वो क्लॉज डी हुआ करता था, अब 148A3 उसके अंदर सीधा ऑर्डर पास कर दो और 148 इशू नोटिस साथ में लगा दो। सो द पॉइंट इज कि प्रोसेस को सिंप्लीफाई जरूर किया गया, बट उस सिंप्लीफिकेशन में कितना लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ होगा दैट इज रिमेन टू बी सीन। अच्छा, एक और अच्छा चीज किया गया है, जो पहले 3 साल और 10 साल था उसको अब कम करके 3 साल 3 महीना और 5 साल 3 महीना कर दिया गया।
अब लोग बोलेंगे 3 महीना का झंझट किस लिए? तो पहले 148A जब इशू होता था ना तो उसमें झंझट था। अगर 31 मार्च ड्यू डेट था आपको ऑर्डर करने का, 148 का नोटिस छोड़ने का, तो उसमें बहुत सारे क्लॉज थे कि अगर आप 31 मार्च से पहले दे देते तो इतना टाइम देंगे तो वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, ऐसे कर करके वो मई जून तक चला जाता था। तो वो सब कंफ्यूजन को ड्रॉप करने के लिए 3 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है, जहां पे वो 148A का प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। इसलिए वो इफेक्टिवली 3 साल और 6 साल 5 साल ही है। जो पहले 3 साल 10 साल था वो 3 साल 5 साल है। अच्छा, इसमें और मजे का बात, ये लोग सुन के खुश हो गए कि 10 का 5 कर दिया, लेकिन वो एक्चुअली में 6 ही था, क्योंकि जो पहले फाइनेंस एक्ट 2021 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, एक प्रोवाइजो डाला हुआ था कि जो फाइनेंस एक्ट 21 के पहले के एक्ट के हिसाब से नहीं खुल सकता था वो अब भी नहीं खुल सकता। यानी पहले 6 साल था, तो जो 6 साल का ही प्रोविजन था उसको कम करके 5 साल कर दिया गया। तो ये दिखने में 10 से 5 किया है, बट एक्चुअल में 6 से 5 ही हुआ। बट ठीक है, फिर भी 1 साल कम हुआ, तो 3 + 2, ठीक है ना। अच्छा, सर्च का मैटर्स, तो सर्च को पूरा ओवरऑल करके पहले तो 148 में लाया गया था, पूरा अलग कर दिया गया वापस से 158B और BD और वो सब सेक्शन ला दिए गए हैं। नॉट गोइंग मच इनटू द सर्च थिंग्स, 2-3 चीज। अब फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन लगेगा 60%। अभी खराब है कि अच्छा है? नहीं, आप एज्यूम करिए लास्ट 6 साल का है, यानी हम बात कर रहे हैं 2018 से। अगर अभी का अच्छा, इसमें क्या है, 234A नहीं लगेगा, 234B नहीं लगेगा, 234C नहीं लगेगा, 270A की पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यानी आप सपोज करिए जो आपका सर्च असेसमेंट 2018 का भी होता उसमें 30% टैक्स लगता, बट अभी 6 साल का 72% उसमें ऐड होता, तो इफेक्टिवली 60% के पार चला जाता ना वो। पेनल्टी नहीं है कोई भी। पेनल्टी है किस केस में मैं बताता हूं। तो अगर हम राउंड अबाउट होल्डिंग पीरियड भी माने तो 6 साल का होल्डिंग पीरियड इज 3 इयर्स, तो 3 साल का इंटरेस्ट भी तो आपका बच रहा है ना। तो 3 साल का ब्याज बचाने के चक्कर में वो 30 की जगह 60 मांग रहा है आपसे, और उसमें ऑलरेडी आप समझ लीजिए अगर 115 BBE होता तो पहले तो उसमें 136% तक टैक्स लग जाता, 76 प्लस पेनल्टी प्लस वो सब मिला के, उसको तो कम करके 60 ही कर दिया अब तो। पुराने सर्च मेटर को भी 60 लगेगा। नहीं, पुराने वाले तो पुराना अपना झमेला जाने, अभी तो जो 1 सितंबर के बाद सर्च होगी उसके ऊपर, ठीक है ना। पेनल्टी लगेगी प्रोवाइडेड आपका जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है वो आप रिटर्न में डिस्क्लोज करके उसमें 60% टैक्स नहीं देते। दिस इज वन मोर गुड थिंग, विवाद से विश्वास वर्जन 2.0। सरकार बोलती है देखो ढीठ, एक बार तुमको मौका दिया था, तुमने नहीं सुना, अब फिर मौका दे रहा हूं, फिर नहीं सुनोगे तो उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है। वो ठीक है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, बट इस बार का जितना मौका उसी में यूज कर लो जितने को करना है। एग्जैक्टली सेम स्कीम एज पर द लास्ट विवाद से विश्वास। लास्ट विवाद से विश्वास खत्म हुआ था 2020 को, उसके बाद का अपील है तब तो आपको 30% ही देना, यानी टैक्स रेट ही देना है। उससे पहले का है तो टैक्स रेट प्लस 10% देना है। पेनल्टी और इंटरेस्ट के ऊपर अपील है तो उससे पहले का है तो बाद का है तो 25% देना है, पहले का है तो 30% देना, ठीक है ना। तो वेरी बेनिफिशियल, आप सिर्फ टैक्स देके। हाँ, द ओनली डिफरेंस इज पहले वाले विवाद से विश्वास में आपको कुछ एक प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी था, इस बार वो सब कुछ भी नहीं। वही बोल रहा हूं ना कि दूसरा बार आया तो कुछ छीन लिया आपसे, तीसरी बार आया तो सकता आप ही को छीन ले। रिवाइज टाइम, अच्छा ये एक और अच्छा चीज है, हमारे बहुत सारे केसेस क्या होते थे ना 144 यानी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में डिसाइड हो जाता है जहां हमने रिप्लाई नहीं सबमिट किया है सब, तो उसके लिए जब हम अपील करते थे ना तो सीआईटी अपील वाज टूथलेस, उसके पास पावर्स नहीं होते थे। देखिए सीआईटी अपील ऐसे क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, यानी वो असेसमेंट कर सकती है, लेकिन वो उतना दिमाग लगाते नहीं थे, एंड इट यूज्ड टू पास एन ऑर्डर एंड फिर हमें आईटीआईटी तक जाके उसको वापस सेट असाइड कराना पड़ता था। बट नाउ दैट सेट असाइड पावर्स हैज बीन गिवन टू सीआईटी अपील्स। क्या कोई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ जहां सेसी ने उसको रिप्लाई सबमिट नहीं किया है, तो बेस्ड ऑन रीजनेबल रीजंस
वो सेट असाइड कर देगी, गिविंग अनदर अपॉर्चुनिटी टू द एसएससी कि वो वापस से उसका असेसमेंट करा पाए। नया केसेस के लिए करना। नहीं ठीक है, 1 अक्टूबर के बाद है, तो मेरा कहना है कि 1 अक्टूबर के बाद अगर कोई भी अपील ऑर्डर पास होंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोलने को तो उन्होंने टैक्स लिमिट्स को इंक्रीज कर दिया है अपील फाइलिंग के लिए, 50 लाख से 60 लाख आईटीआईटी के लिए, 1 करोड़ से 2 करोड़ हाई कोर्ट के लिए और 2 करोड़ से 5 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर आया है जिसमें कि बहुत सारे नेचर ऑफ एडिशंस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। उसमें एक वर्ड यूज किया गया अकोमोडेशन एंट्रीज। तो इफेक्टिवली ये लिमिट बहुत कम ही चीजों पे अप्लाई करती है। आधी चीजें तो जैसे पेनी स्टॉक एक्सक्लूडेड है, यानी पेनी स्टॉक 10 रुपए का भी होगा तो दे कैन फाइल एन अपील, तब ये लिमिट्स अप्लाई नहीं करती है। सिमिलरली अकोमोडेशन एंट्री यानी कोई लोन के ऊपर एडिशन या कोई भी एडिशन होगा तो भी ये लिमिट अप्लाई नहीं करती है। उसके बेसिस में ये सब ठीक है, टेक्निकल अमेंडमेंट्स में नहीं जा रहा है। इक्विलाइजेशन लेवी थी 2% की आईएफएससीज पे, वो सब हटा दी गई है। अच्छा, टीडीएस का एक और अच्छा चीज है, 2 चीजें और टीडीएस की मैं बता देता हूँ। पहले क्या था ना कि हम टीडीएस के रिटर्न को कभी भी रिवाइज कर सकते थे, 10 साल बाद, 15 साल बाद। तो उससे क्या होता था, क्योंकि वो एक रिकंसिलिएशन प्रोसेस में डिपार्टमेंट को दिक्कत होती थी, उसको लिमिट कर दिया गया 6 साल के लिए। 6 साल से पुराना टीडीएस रिटर्न रिवाइज नहीं होगा। एंड सेकेंडली टीडीएस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है टू द एक्सटेंट अगर हम कोई टीडीएस काट रहे हैं और उसका अगर पेमेंट नहीं करते थे तो हमारे को प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो जाता था, उसको हम फिर कंपाउंडिंग कराना होता था। अब बोला गया है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न तक भी अगर हम रुपया पेमेंट कर देते हैं और लास्ट क्वार्टर टिल द फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो हमारे ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स लॉन्च नहीं होगी। ठीक है ना? सो दीज वर द बेसिक चेंजेस। Apart from this, obviously now, if you guys have any question, so this was all from जो मेरे को समझाना था in a simpler terms. इन जनरल क्लाइंट पूछता है कि कितने साल तक बुक्स रखनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। As per Income Tax Act 6 साल, as per Companies Act 8 साल। Income Tax Act में वो 10 साल हो जाना चाहिए था, बट रूल्स में चेंज नहीं किया गया था, तो अभी भी वो 6 साल है। ब्लॉक असेसमेंट में नहीं मांगेगा 6 साल से ज्यादा? नहीं, मांगने को मांग सकता है क्योंकि बहुत सारे लॉज है। अभी तो आपका बेनामी नहीं आया, बेनामी में 1975 से रखना है, ईएमएलए में तो सिंस इंसेप्शन रखना है। तो क्लाइंट को क्या बोले? तुम्हारे पर क्या लगेगा? नहीं, क्लाइंट से पूछना है कि आपकी जितनी श्रद्धा। श्रद्धा थोड़ी नहीं, श्रद्धा ही है। अब आप बोल देंगे कि श्रद्धा नहीं, तुम्हारे पास जितनी जगह है। वो ठीक है, हाँ, वो भी कंपनी एक्ट के हिसाब से आप बोल देंगे, बाद में मालूम पड़ा बेनामी में फंस रहा है, तो फिर वो तो आपको बोले ना, आप तो 8 साल बोले थे। हाँ? बेनामी में तो किताब हो गई। नहीं, बुक में नहीं है, वो प्रूफ करेंगे तो बुक देना होगा, दिखेगा ना। तो मोटामोटी 8 साल रखना चाहिए अगर नहीं, जैसे जिसकी श्रद्धा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर डूइंग अ पेशेंट क्वेश्चन हियरिंग। है। अब स्टार्टअप में अब कोई भी कर सकता है कितने भी रुपए पे। 56 to 7 भी अबॉलिश हो गया। सेक्शन ही अबॉलिश हो गया। हाँ, अब रेडिएशन करना ही नहीं पड़ेगा। 56 to 7 भी के लिए नहीं करना पड़ेगा, बाकियों के लिए जो करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा। सेक्शन 68 है, बहुत सारा चीज है। हाँ, वो तो मान लो कि केवाईसी क्रेडिट वर्दिनेस वगैरह वगैरह है, बट वेरिएशन क्लोज पूरा खत्म। हाँ, 56 to 7 भी खत्म। कम में करेंगे तो सामने वाले के ऊपर 50 सी है, 56 to 10 लग जाएगा। शेयर ट्रांसफर फ्रॉम वन शेयरहोल्डर टू अनदर शेयर। हाँ, सामने वाले के ऊपर 56 to 10 लग जाएगा, बट अगर ज्यादा में करेंगे तो कोई इशू नहीं। नया इशू में कोई इशू नहीं है। नया इशू में तो बोल नहीं, वो ट्रांसफर इंक्लूड्स नया इशू। नया इशू अब कम दाम में करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू से तो सामने वाले पे 50 सी लग जाएगा, कम में करेंगे और ज्यादा में करेंगे तो कंपनी पर कुछ लगेगा नहीं और सामने वाले के ऊपर 56 to 10 लगेगा नहीं, क्योंकि वो ज्यादा में किया हुआ कम में नहीं किया। और बाईबैक का बहुत इफेक्टिव टूल नहीं रहा। नहीं, बायबैक को तो सरकार बोल रही है टैक्स दे, तो वापस सब लोग बायबैक से डिविडेंड में शिफ्ट हो जाएंगे या प्रोबेबली और अदर मोड्स में शिफ्ट हो जाएंगे। रेम्यूनरेशन को टीडीएस 1425 से ही अभी के अंडरस्टैंडिंग में 1 अप्रैल 2025 अभी नहीं आया है, आएगा। रिबेट में चेंज नहीं आया, रिबेट 25 आ रही। तो रिबेट का तो ऐसा है ना, न्यू रेजिम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रिबेट है ही नहीं, शॉर्ट टर्म भी हटा दिया। दोनों में ही नहीं है। पहले तो था। नहीं, वो एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग था, वो एक्चुअली होना नहीं चाहिए था, क्योंकि न्यू रेजिम में मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है जो यहाँ पे नहीं है, इसके कारण वहाँ रिबेट नहीं है। नहीं, रिबेट वाला भी तो पहले कहीं तो एक्सप्लेन था ही। वो जुलाई से पहले वाले फॉर्म्स में हम लोग गलती से दे रहे थे, उसके ऊपर भी डिमांड आएगा। जब लॉ आया था तो
अभी भी एक्सप्लेन नहीं है बट जो गवर्नमेंट का अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे ओल्ड और न्यू में डिफरेंस लाया क्या ये चैप्टर 6 हेडिंग मिलेगा तो ऐसा कोई एक्सप्लेन तो क्या नहीं वैसा एक्सप्लेनेशन में नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स 23 जुलाई के पहले है तो 10% लगेगा 10%। 10 इंडेक्सेशन में मिलेगा तो प्रॉपर्टी 23 जुलाई के पहले सब कुछ है, ये सब चीज 23 जुलाई के बाद हुआ। बैंक डेट में प्रॉपर्टी से कर लो, सरकार रजिस्टर कर देगा तो कर। ऐसे क्वेरीज है मेरे पास कि सर हम 22 तारीख और ये जनरली आए। हाँ पोजीशन ट्रांसफर दिखा नहीं पोजीशन ट्रांसफर दिखाओगे कैसे पहले, वो तो प्रूफ करना होगा ना पोजीशन ट्रांसफर। तो बहुत लोग पहले ऐसा हम 22 तारीख को सोचे थे रजिस्टर कराने का बट उस दिन सोचे कि अभी 2 दिन बाद कराएंगे, अब क्या करें, तो करेंगे तो नया लोग। ट्रांसफर का रूल में तो है या पोजीशन ऑफ ट्रांसफर तो पोजीशन तो प्रूफ करने वाला चीज है ना, वो प्रूफ करना इस केस में बहुत डिफिकल्ट होगा ना। बैंक डेट में एग्रीमेंट तो समझिए ठीक है, दैट इज नॉट टू बी डिस्कस, जो हो सकता है वो हो सकता है। Any other questions? लीगल क्वेश्चंस 190 का भैया कोई लिमिट है कि पूरा के ऊपर 10% काट पूरा के ऊपर 10%, 20,000 टोटल साल का होने से 10%। लेकिन वो डिडक्शन तो लास्ट में मिलेगा नहीं, वो 4 लाख वाला जो स्लैब है डिडक्शन नहीं होगा, रेम्युनरेशन का जो वो नहीं अभी तो टोटल रेम्युनरेशन पे काट लेना है। काट लेंगे तो फिर लास्ट में तो Refund? टैक्स रिफंड। चलिए ठीक है, थैंक यू। कंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा हाँ मतलब निकिता कंक्लूड कर। कंक्लूड करने के पहले क्वेश्चन आंसर हो गया है। So like wow, it was a very informative session. Trust me, फाइनेंस मिनिस्टर को सुनते सुनते नींद आ जाती है। इसमें एक बार भी झपकी नहीं आई। गोल्ड में इतना ग्रोथ हो नहीं रहा है तो 12.5% पर ज्यादा टैक्स लगेगा, इसलिए सब छोड़ो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो एंड लॉन्ग टर्म में इतना पैसा कमाओगे कि वो 12 की चीज है ना पिज्जा का, उसमें थोड़ा सा टैक्स देना भी पड़ा तो अखरेगा नहीं। So we need to invest. प्रॉपर्टी इंडेक्सेशन में Yes. Thank you.